आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 25 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे अमेरिका ने यमन पर फिर बरसाए बॉम्ब, 4 इलाके उड़ा दिए। यमन ने गिराए अमेरिका के 7 ड्रोन, अमेरिका का $200 मिलियन का नुकसान। ओमान में ईरान अमेरिका के बीच कल होगी मीटिंग। अरागची ने आज निकाल ली मस्कट की फ्लाइट। गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक बेइंतहा जुल्म, आईडीएफ ने गिराए बम तो हजारों सेटलर्स ने बोला धावा। सीनियर रशियन मिलिट्री ऑफिसर की मॉस्को में हुई मौत, कार में हुआ धमाका। और इसराइल से ताल्लुकात सुधारना चाह रहा सीरिया, रिपोर्ट के जरिए आई खबर। गुड इवनिंग। अमेरिका ने एक बार फिर से यमन के 4 इलाकों पर हवाई हमले किए हैं, जबकि यमन भी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर रहा है। यमन की न्यूज एजेंसी सबा ने बताया कि कामरान आइलैंड पर रेड सी के पास सुबह आज 25 अप्रैल की सुबह अमेरिका के जेट्स ने बॉम्ब बरसाए। उधर सना प्रोविंस की बनी हुशैश डिस्ट्रिक्ट पर 2 अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स हुई। इसी प्रोविंस के अलहैमा, दखालिया और मनखा डिस्ट्रिक्ट भी यूएस एयर स्ट्राइक्स का निशाना बनी। ये सब उस वक्त हो रहा है जब यमन खुलेआम गजा के लोगों का साथ दे रहा है और इसराइल अमेरिका दोनों उसके खिलाफ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से अमेरिका। 6 हफ्तों में यमन की हुतीज ने अमेरिका के 7 रीपर ड्रोन गिरा दिए। इससे $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। MQ-9 नहीं, रीपर की बात हो रही है। एक नई यूएस रिपोर्ट के मुताबिक यमन ने पिछले 6 हफ्तों में 7 अमेरिकन रीपर ड्रोन गिराए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू $200 मिलियन से ज्यादा है। और वो वाले MQ-9 ड्रोन तो अलग रहे। एसोसिएटेड प्रेस ने भी कुछ यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाला देते हुए बताया, उनका हवाला हम भी दे रहे हैं, कि सिर्फ एक ही हफ्ते में 3 ड्रोन्स गिराए गए हैं। ये ड्रोन या तो हमले कर रहे थे या फिर जासूसी कर रहे थे हूथी के इलाकों की। हर ड्रोन की कीमत लगभग $30 मिलियन के आसपास होती है। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि यमनी फोर्सेस की टारगेटिंग अब और बेहतर हो गई है। ये यानी उनका निशाना और ज़्यादा बेहतर हो गया है। ये होस्टाइल फायर का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन हर केस की तहकीकात अभी भी जारी है। आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊं तो यमन ने अमेरिका के महंगे ड्रोन्स उड़ा दिए हैं और अमेरिका को अब समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। अब खबर ईरान से। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में गैर रस्मी बातचीत होनी है। अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इसके लिए मस्कत के लिए रवाना हो गए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ओमान जा रहे हैं, जहां वो अमेरिका के साथ गैर रस्मी और इनडायरेक्ट बातचीत में हिस्सा लेंगे। अरागची अपने डिप्लोमेटिक और टेक्निकल डेलीगेशंस के साथ जुमे की रात मस्कत पहुंचेंगे। ये बताया गया है। ईरान की तरफ से ये क्लियर सिग्नल है कि कुछ पॉलिटिकल प्रोग्रेस का चांस है ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत होने वाली है उससे। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि अमेरिका कितना लचीलापन दिखाता है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। ईरान से रिश्ते जो बिगड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा ठहराव देने और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, गजा का हाल ये लेते हैं। अरब न्यूज़ की हेडलाइन कहती है कि रेस्क्यूअर्स ने बताया है कि इसराइल की स्ट्राइक जो नॉर्थ गजा में एक घर पर हुई थी, उसमें मरने वालों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है। सोचिए, एक ही घर में, एक ही इमारत में 23 लोग गजा में मारे जा रहे हैं। क्या कर रहा है इसराइल और किस तरीके से? और इनमें औरतें बच्चे ज़्यादा थे। क्या ये देख, क्योंकि पिछली रिपोर्ट ये बताती है जिन घरों में 33 ऐसे मामले थे जब से सीज फायर टूटा है, जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, 33 मामले ऐसे थे, 33 एयर स्ट्राइक ऐसी थी जिनमें सिर्फ औरतें ही बच्चे मरे थे, आदमी नहीं था एक भी। और ये कहा जा रहा था कि ये गजा की नई नस्ल की नस्ल कुशी है, ताकि वो ना पैदा हो पाए, ना बढ़ पाए, ना पैदा कर पाएँ और मर जाएँ, ताकि आगे एक ही जनरेशन ख़त्म हो जाए। ये इल्ज़ामात लगे। फिलहाल एक ही इमारत पर हमला करके 23 लोग मार दिए गए हैं और ये तादाद अभी बढ़ भी सकती है। सिविल डिफेंस ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। कल रात से आज सुबह के बीच ये हमला हुआ था। ये एक एक कहानी बताने की वजह यही थी। गजा में अब तक जब से सीज फायर टूटा है 2000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। ये हमने आपको सुबह भी बताया था, अब फिर बताते रहें। ईरान ने इसराइल के उन हमलों की मजम्मत की है, कड़े लफ्ज़ों में निंदा की है ईरान ने, जिन हमलों में इसराइल ने गजा के टेंट्स में रह रहे लोगों को निशाना बनाया, जो खैमों में रह रहे थे उनके खैमों पर बम बरसाए,
ईरान ने मजम्मत करते हुए, कड़ी निंदा करते हुए, वार्निंग नहीं जो है मजम्मत करते हुए ये कहा है कि ये सीधा सीधा प्रूफ है वॉर क्राइम का जो इसराइल कर रहा है, इसमें अब कोई शुबा नहीं रह गया। वेस्ट बैंक की खबरें अक्सर रह जाती हैं। वेस्ट बैंक की आज ये खबर है कि थाउजेंड्स ऑफ इसराइली कॉलोनिस्ट स्टॉर्म द टाउन ऑफ किफला हारिस अंडर मिलिट्री प्रोटेक्शन। मिलिट्री प्रोटेक्शन के साए में आज 25 अप्रैल की खबर है। वाफा न्यूज़ एजेंसी वेस्ट बैंक फ़लस्तीन की खबरें कवर करते हैं इन्होंने, और फ़लस्तीन की सबसे पुरानी न्यूज़ और मशहूर न्यूज़ एजेंसीज़ में से है। वाफा ने बताया कि कल रात थाउजेंड्स ऑफ इसराइली कॉलोनिस्ट, हज़ार, सोचिए क्या मंजर होगा, हज़ारों सेटलर्स एक गांव जिसका नाम किफला हारिस है वहाँ घुसे, और उन्होंने वहाँ पर किया क्या वो आप जान लीजिए। उन्होंने सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रोवोकेटिव, लोगों को भड़काने उकसावे वाले नारे लगाना और उस तरीके की उन्होंने हरकतें शुरू की, जैसे आप अपने आसपास भी देखते होंगे। वहाँ पर उन्होंने रेसिस्ट स्लोगन लगाए और दीवारों पर लिखे, प्रॉपर्टीज़ पर लिखे, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पर, उनके घरों पर लिखे। और इसके अलावा जो मैंने इसमें पढ़ा वो ये कि उन्होंने वहाँ पर अपने तालमुदिक राइचुअल्स अदा किए, जो उनकी तालमुदिक उनकी जो इबादत करने का तरीका है उसे वहाँ पर उन्होंने उतारा और वहाँ पर मतलब उसे अंजाम दिया। और इसके अलावा जो मज़ारात हैं, श्राइन्स हैं वेस्ट बैंक के उस इलाके में, उनकी बेहुरमती की, वहाँ जाके इन्होंने अपने तालमुदिक राइचुअल्स किए और हो हा ये वो बा, इस तरीके से इन्होंने ये सब गाना बजाना किया। ये क्लियर मैसेज है कि कभी अलक्सा मस्जिद में क्रैकडाउन होता है, कभी बाहर कोई मस्जिद बंद कर दी जाती है, कहीं मज़ारात पर जाकर या और जो पाक मकामात हैं मुसलमानों के, वहाँ पर जाकर ये राइचुअल्स अदा करना या वहाँ पर जाकर बेहुरमती करना सीधा एक बड़ी कम्युनिटी को भड़काने और फिर वो भड़क के कुछ करें तो उसके बाद रिटेलिएशन के लिए तैयार रहने की कड़ी का एक हिस्सा है। इजरायली कॉलोनिस्ट अप्रूव्ड ऑलिव सैपलिंग्स डैमेज प्रॉपर्टी इन मसाफिर यत्ता। अभी जो एक फिल्म आई थी जिसे ऑस्कर मिला फ़िलिस्तीन पर, वो मसाफिर यत्ता इलाके की कहानी थी, बार बार उजड़ने, बार बार बनने की। उस मसाफिर यत्ता इलाके में आपको याद होगा कि बड़े जुल्म किए हैं इसराइली फ़ौज ने। अब यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर भी सेटलर्स ने फ़ौज के साए में यहाँ पर भी लोगों के जैतून की वहाँ खेती होती, जैतून के पेड़ उखाड़ दिए, जो उनकी सब कुछ है उनके लिए, उन्हें उखाड़ दिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर दिया, उनके खेतों को डैमेज कर दिया और उनके साथ बदतमीज़ी की, मारपीट की। ये सब कुछ वेस्ट बैंक में चल रहा है। आईसीसी ने इसराइल की उस अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिया है, ठोकर मार दी है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आईसीसी से जारी हुआ अरेस्ट वारंट गिराने की अपील की गई थी। कहा गया था यार उससे, उसके ख़िलाफ़ से अब हटा लो अरेस्ट वारंट, आईसीसी ने वो रिजेक्ट कर दिया। आज हेडलाइन शो में सिर्फ हेडलाइन ले लेते हैं जल्दी। मोसाद का जो चीफ है वो कतर पहुंच गया है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से होस्टेज डील, जो गज़ा की होस्टेज डील पर बात करने के लिए। डेविड बार्निया जो है, अब वहाँ पर डेविड बार्निया क्या सीज़ फायर को लेकर बात करेगा, क्योंकि इधर तो नेतन्याहू अपनी शर्तें रखता है, मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर भी एक नया प्रपोजल इजिप्ट की तरफ से आया है, उसको लेकर ये सरगर्मी और भागदौड़ तेज़ हो गई है। एक बड़ी खबर ये है कि एक सीनियर रशियन मिलिट्री ऑफिसर के मारे जाने की खबर आई है मॉस्को से, और थोड़ी देर पहले ही आई है। और ये बताया गया है कि कार बम धमाके में या कार धमाके में इनकी मौत हुई, और ये रूस की जो दारुल हुकूमत है मॉस्को, उसी रीजन में हुई है, ये भी नहीं कहीं दूर दराज के इलाकों में। तो इसकी वजह से और ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है वो ये खबर चढ़कर बोल रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चर्चा क्या जो है वहाँ पर एक सब्जेक्ट बन गया है। अ सीनियर रशियन मिलिट्री ऑफिसर वॉज किल्ड ऑन फ्राइडे आफ्टर अ कार एक्सप्लोडेड इन द टाउन ऑफ बालाशिखा इन द मॉस्को रीजन। तो ये बालाशिखा जो है ये मॉस्को रीजन में आता है। यहाँ पर आज जुमे को वो कार फट गई जिसमें सीनियर मिलिट्री ऑफिसर मारा गया। माश ने उस ऑफिसर का नाम यारोस्लाव मोशालिक बताया है, और बताया डिप्टी हेड है मेन ऑपरेशंस डायरेक्टरेट ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ रशियन आर्म फोर्सेस। तो ये बड़ी तोप आदमी था। फिलहाल ये खबर अभी रशियन पेपर्स में नहीं आई है, अभी बहुत सी जगह कंफर्म होना बाकी है, लेकिन रॉयटर्स में और
अल अरेबिया में ये न्यूज़ आ चुकी है। इट मीन्स अब ये यूक्रेन ने हमला करवाया है, क्या इसके बाद रूस कोई बड़ा हमला करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये हमला किस वजह से हुआ और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इससे क्या पुतिन के लिए कोई मुश्किल है, ये भी ज़रा समझने की कोशिश होगी। जब ये डीप में ख़बर आएगी तो हम ज़रा डीप में आपको बताएंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के जो एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, ये मॉस्को पहुंच गए। अब ये सोचिए, ये मॉस्को पहुंचते हैं, मॉस्को में धमाका होता है, वो बंदा मारा जाता है, कमाल की चीज़ें हैं ना। और खैर इन्हें जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक ही दिन की खबरें हैं। तो ये भी 25 अप्रैल की खबर है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंच गए हैं और बहुत मुमकिन है कि वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, उन्हीं से बात करने के लिए पहुंचे हैं। ये दूसरी बार है जब विटकॉफ रशिया आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या बात होती है, क्योंकि पिछली बार जब ईस्टर पर या ईस्टर से पहले मिसाइल छोड़ी थी रशिया की, जाकर गिरी थी, तब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, स्टॉप व्लादिमीर स्टॉप। लेकिन अब आगे क्या होना है, स्टीव विटकॉफ क्या कहने आए हैं। बहुत जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग रुक जाए, लेकिन क्या इसके लिए व्लादिमीर पुतिन राज़ी होंगे, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। ये खबर ये है द टाइम्स ऑफ इज़राइल के हवाले से, अहमद अल-शरा सीरिया के प्रेसिडेंट इज़राइल के साथ अमन की कोशिश करेंगे कि हम दोनों के बीच अमन कायम हो, ना आप हमारे यहाँ हमला करें और हमारे यहाँ से तो आपके यहाँ हमला होगा नहीं, हम इस बात की गारंटी देते हैं। और ये भी कोशिश करेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड जो है, अब्राहम समझौता जो है, उसमें सीरिया को भी एंटर कर लिया जाए, ये इस्राएली अखबार कह रहा है। और इसमें लिखा हुआ है कि सीरिया के नए सदर अहमद अल-शरा ने ये कहा है कि दमिश्क यानी कि सीरिया इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने के लिए ख्वाहिशमंद है। ये बात अमेरिकी कांग्रेस के एक मेंबर कोरी मिल्स ने पिछले हफ्ते सीरिया में उनके साथ बैठक करने के बाद जुमेरात को यानी कल ब्लूमबर्ग को बताई। ये बात अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर ने कही है, अहमद अल-शरा ने सीधे नहीं कही। उन्होंने कहा अल-शरा ने मुझसे कहा तो मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग इंटरव्यू में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर अल-शरा ने ऐसा कहा है तो इसे करते हुए बहुत जल्दी वो दिख भी जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मिल्स ने कहा कि उन्होंने शरा के साथ अमेरिका की तरफ से लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटाने की शर्तों के साथ साथ इजराइल के साथ अमन के जो आसार हैं उसके बारे में बातचीत की। तब उन्होंने ये बताया कि हम उनसे ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।